अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल अरमान का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी तुमने कहा कि ज़िंदगी बहुत बेएतबार सी चीज़ है, इसने ये कहते साथ ही इसे गले लगाया। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे और प्लीज़ तुम रोती बहुत हो, इस आदत को अब ख़त्म कर दो। इसके बाद पर झटके से विलादा ने इसे खुद से अलग किया और बेयकीनी से इसे देखा। क्या हुआ? सहर के पूछते ही वो हंसती और हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। कुछ भी नहीं। वैसे वाकई में मैं बहुत रोती हूँ, कम करना पड़ेगा इस आदत को। हाँ, तो सच्ची बात है। और वैसे भी जिसकी ज़िंदगी में अरमान भाई जैसा लड़का हो तो उसे रोना सूट नहीं करता। इसके बाद वह विलादा ने इसे हैरानी से देखा। क्यों जी, इसमें ऐसी क्या बात है? वो अपने साथ जुड़े रिश्तों की परवाह अपने से ज़्यादा करते हैं और इनकी ज़िंदगियों को अपनी पूरी कोशिश से खुशी से भर देते हैं। मैं इन्हें बहुत अरसे से जानती हूँ। वो अपने प्यारों की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं करते। डॉक्टर विलादा और डॉक्टर सहर, आप दोनों को डॉक्टर दनियाल स्टाफ रूम में बुला रहे हैं। सहर की बात मुकम्मल होने से पहले एक मेल कैडेट इन दोनों के पास आकर बोला, हैं ये लड़का कब से हम पर अहकाम जारी करने लग गया है। विलादा ने सोचा तो सहर ने शाने चुकाए। इसने कैडेट की बात पर सर अस्पात में हिलाया और उठ गई। विलादा भी इसी के साथ खड़ी हुई। तो फिर कब तक है तुम्हारी शादी? सहर ने इसका हाथ थाम रखा था। पता नहीं, कल आंटी और अंकल मेरे घर आ रहे हैं, वो लाइलमी के आलम में बोली। चलो ये तो फिर अच्छी बात है। सहर ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो अंदर से इन्हें आता हुआ देखते ही अजीब किस्म की मिली जुली आवाज़ों का शोर सुनाई दिया। हैप्पी बर्थडे विलादा। अंदर बहुत से डॉक्टर्स मेज़ के पास खड़े सीटियां और तालियां बजा रहे थे और विलादा वहीं पर खुशी से खड़ी की खड़ी रह गई। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? सहर भी वहीं पर हैरानी से खड़ी से पूछ रही थी। इसने इसे देखे बिना अस्पात में सर हिलाया। ये सब किसने किया? वो एक एक कदम पर जोर देते हुए चल रही थी। लोग बंदे को दनियाल हारून कहते हैं, प्यार से दानी कहा जाता है। दनियाल की अपने पीछे से आती आवाज़ पर वो पलटी। दीवार के साथ हाथ बांध कर टेक लगाए वो बड़ी शान से खड़ा था। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बहन। वो चलकर इसके पास आया। थैंक यू दानी, वो इसे खुशी से कहकर वापस मुड़ी और केक काटने लगी। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स को इसने बारी बारी केक खिलाया। सहर और दनियाल ने भी इसे केक खिलाया। चलें अब आप मुझे भी खिलाएं, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। बाकी सबको आपने अपने गोरे गोरे हाथों से खिलाए। ज़रा सा मेरा भी सोच लें, वो मूड बनाकर कह रहा था तो विलादा हंसती। ये लो मेरे शहजादे, तुम भी लो। वो इसे केक खिलाते हुए मुस्कुराई। केक मुंह में डालते ही दनियाल का शाना किसी के शाने से मिस हुआ और वो इस अचानक हमले पर 2 कदम पीछे हटा। सो सॉरी दनियाल, दरअसल मैंने देखा नहीं। इसके बिल्कुल सामने हानिया खड़ी थी। दनियाल समेत विलादा और सहर भी इसे जानबूझकर ऐसी हरकत करता देखकर हैरान रह गए। इट्स ओके, वो फ़ौरन बोला। कहीं लगी तो नहीं? इसके सवाल पर विलादा ने अपने होठों को आपस में सख्ती से मिलाकर हंसी रोकने की कोशिश की। कहाँ लग सकती है हानिया? वो इसकी इस हरकत पर कंफ्यूज होकर रह गया था। कंधे पर हानिया ने इसका शाना थामा तो सहर और विलादा ने आंखें फैलाकर इन दोनों को देखा। नहीं, मुझे कहीं भी नहीं लगी। इसने अपने शाने पर से इसका हाथ हटाया। ओह बाय। और एक बात मैं बताना भूल ही गई कि 1 हफ्ते के बाद मेरी शादी है, तुम तीनों ज़रूर आना। कार्ड्स मैं तुम लोगों के घर भिजवा दूंगी। व्हाट? इसकी बात पर बेसाख्ता दनियाल के मुंह से निकला। मेरा मतलब है इतनी जल्दी? वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए आहिस्तगी से बोला। असल में शहज़ेब बहुत इंसिस्ट कर रहा था। इसकी बात पर वो तीनों बमुश्किल खोले से मुस्कुराए। ठीक है, फिर तुम सब अपना ख्याल रखना। सी यू, ये कहकर वह दरवाजे से बाहर निकल गई। अब कमरे में इन तीनों के अलावा सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर्स थे जो अपनी बातें करने में मसरूफ़ थे। मेरा देवर भी पता नहीं किस किस्म की चालाक लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। आई मीन देखो तो सही, कैसे जानबूझकर सिर्फ ये बात बताने के लिए यहाँ पर आई है। सहर के चेहरे पर अब तीखापन था। दनियाल बेशक इसका हम उम्र था, लेकिन वो इसे अपने छोटे भाइयों की तरह प्यार करती थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप दोनों इसकी शादी पर हरगिज़ नहीं जाओगी। वो बेचारा अंदर से इन दोनों को दुखी लग रहा था। लो भाई, हम भला इस कमीनी की शादी पर क्यों जाने लगे? अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। विलादा ने सहर के बात पर अस्पात में सर खिलाया। पहला प्यार कभी भी कामयाब नहीं होता, दनियाल अफसरदगी से बोला। हम नहीं मानते क्योंकि हम दोनों के ही पहले प्यार ने माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की है। सहर विलादा का शरत से शाना हिलाते हुए बोली तो वो सुर्ख हो गया। ओह, मैं भूल कैसे सकता हूँ? व्हाट? आप दोनों? इसका क्या मतलब है विलादा? आप? पहले गायब दिमागी से नॉर्मल अंदाज में बात करते हुए वो फ़ौरन बेयकीनी से बोला।
पहले तुम ये अपना लटका हुआ चेहरा गुम करो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। विलादा इसके चेहरे को पकड़कर हिलाते हुए बोली, तो वो जैसे पुरजोशी के मारे अपनी सारी अफसरदगी भूल गया। चलें जल्दी जल्दी बताएं। विलादा इसका तजस्सुस से भरा चेहरा देखकर मुस्कुराई और इसे सारी बात बताने लगी। बात के दौरान ही सहर वहाँ से अपनी ड्यूटी की वजह से चली गई। आप खुश हैं ना अब? दनियाल के चेहरे पर इसकी खुशी देखकर बेइत्मीनान राहत और सुकून था। खुशी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। इस एहसास के आगे जो मैं अभी महसूस कर रही हूँ वो इसे मुस्कुराते हुए देखकर बोल रही थी। आपके चेहरे पर सुकून देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है विलादा। मुझे इसी दिन का ही इंतज़ार था जब मेरी निगाहों के सामने कोई आपका हाथ थाम कर आपको अपना ले। असल में तो खुशकिस्मत मैं हूँ, आप नहीं। वो शरीर लहजे में बोला तो वो हंस थी। बस फिर तुम्हारी ही किस्मत में खुशी आनी थी तो मेरे नसीब भी बदल गए। वाकई में बहुत खुशकिस्मत है मेरा भाई, वो मजाक से बोली। हाँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ ना कि मेरी वजह से दूसरों की ज़िंदगियाँ बन गई हैं और ख़ुद वहीं का वहीं अपने पहले प्यार से फ़रेब खा जाने पर सोग मना रहा हूँ। वो एक बार फिर बुरा सा मुँह बनाकर बोला। कम ऑन दानी, तुम इस हानिया को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हो। इसका तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं है। तुम जैसे काइंड और लविंग लड़के के लिए बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही प्यारी और ख़ास लड़की होनी चाहिए है जो तुम्हारे साथ चलती हुई अच्छी लगे। इस हानिया जैसी फजूल लड़की में क्या पड़ा है जिसकी वजह से तुम दुखी हो रहे हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम इसकी वजह से यूं मुंह लटका कर बैठ जाते हो। इसकी संजीदा सी आवाज़ में इसके लिए प्यार छलक रहा था। ओके, अब आप तो बुरा सा मुँह ना बनाएँ ना। अब मैं इसे नहीं सोचूँगा, आप फ़िक्र ना करें। वो प्यार से बोलता हुआ उठ गया। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल में मरीज़ों की देखभाल के अलावा और क्या किया जा सकता है? वो बोला तो वो भी अपनी कलाई पर पहनी घड़ी पर टाइम देखकर इसी के साथ ही खड़ी हो गई। हाँ, मेरी भी ड्यूटी का वक्त होने वाला है। चलो आओ, साथ ही चलते हैं। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वो रात को अपने कमरे में बैठी कुछ पेपर्स पर काम कर रही थी जब बेड के बिल्कुल साथ बनी कदम खिड़की पर दस्तक हुई। इसने छुटक कर खिड़की की जानिब देखा। दस्तक एक बार फिर हुई तो वो झटका खाकर बेड पर से उतरी और दम सादे खिड़की पर से पर्दा हटाया। सामने हमेशा की तरह अरमान ही खड़ा था। इसकी जैसे सांस में सांस आई और हुफ्की से खिड़की खोलने लगी। वो इस वक्त सफ़ेद खुली शलवार कमीज़ में मलबूस थी। मेरे कमरे में पहुंचने का सीधा रास्ता भी है अरमान, हमेशा उल्टे से क्यों आते हो? वो अंदर आया तो वो फ़ौरन बेड पर जाकर अपना दुपट्टा उठाते हुए बोली, बहुत कर लिए सीधे काम, अब उल्टे करने को दिल चाहता है। वो मुस्कुराकर बोला तो वो अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। और जहाँ तक मुझे याद है आपको तो इस कमरे से दवाइयों की बू आती थी ना? वो जैसे कुछ याद करके शरारत से बोली, बड़ी बात है वैसे, आज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो अपनी कमर के दोनों अतराफ पर हाथ रखते हुए पूरे कमरे पर निगाह दौड़ाते हुए बोला। इसकी बात पर वो खोले से हंसती। वैसे इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह बेड पर बैठ गई। तुम्हें देखने आया था। वो भी इसे देखते हुए इसी के साथ बेड पर आकर बैठ गया। अब देख लिया है ना तो बराए मेहरबानी चले भी जाओ। वो जैसे इससे मज़ीद भी कुछ सुनना चाहती थी। तुमसे बातें भी करने आया हूँ। वो संजीदगी से इसे देखे बिना बोला तो वो मुस्कुरा दी। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। वो जिसका इंतज़ार मैंने इतने सालों से किया था अब वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा है। ये सब कुछ एक ख्वाब सा कम नहीं है। वो इसे देखकर जैसे एक बार फिर बेयकीनी से बोल रही थी। अब यकीन कर भी लो, तुम्हारी इस बेयकीनी की वजह से हमारी कॉन्वर्सेशन बोरिंग होती जा रही है। इसके बोलते ही विलादा ने इसके शाने पर हाथ मारा। बोरिंग मैं हूँ या तुम? जाहिर सी बात है तुम हो। वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा सुनो, कल मम्मी और डैड आएंगे, पता है ना तुम्हें? वो मुझसे क्या पूछेंगे? इसे लगा जैसे आफ्ताब साहब और नशीन साहब इसके गुजरे हुए सालों के बारे में दोबारा पूछेंगे और इसके रहन सहन की बात करेंगे। तुम्हारी रजामंदी के बारे में पूछेंगे। अरमान के जवाब पर इसने हैरानी से इसे देखा। सिर्फ यही पूछेंगे? हाँ, और क्या पूछना है? वो मुस्कुराकर सामने दीवार को देखने लगा। और इन सब को ये नहीं पता कि मैं तुम्हें पहले से ही प्रपोज कर चुका हूँ, सो इस बारे में ऐसी कोई बात ना करना। मम्मी ने बस अपनी पसंद का इजहार किया तो मैंने हाँ कर दी। इससे आगे नहीं। इन्हें कुछ भी नहीं पता कि हम दोनों के बीच ऐसी बात पहले हो चुकी है। वो संजीदगी से इसे बता रहा था। इसने भी मुख्तसर सा सर इस बात में हिला दिया। विलादा, मम्मी और डैडी के जाने में शायद 3 हफ्ते रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके जाने से पहले ही हम दोनों की शादी हो जाए। वो अब भी संजीदा ही था। मैं भी यही चाहती हूँ लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है, मानोगे? वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, तुम बोलो।
मैं सादगी से सिर्फ निकाह करना चाहती हूँ। मुझे वलीमे का कोई मसला नहीं, लेकिन मैं मेहंदी या बारात वगैरह का कोई भी फ़ंक्शन नहीं करवाना चाहती। वैसे भी मैं यहाँ पर चंद एक लोगों के अलावा किसी को भी नहीं जानती। इसके बाद पर अरमान मुस्कुरा दिया। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, और मैं अपना निकाह अपने ही घर में करना चाहती हूँ। वो ये कहते हुए जैसे मुरझाई हुई सी लगने लगी। बात करके वो बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ देर कमरे में गहरी खामोशी रही। फिर अरमान ने इसके शाने पर अपना हाथ रखा। तुम जानती हो ना कि तुम अकेली नहीं हो। वो वाकई में हैरान हो गई, क्योंकि अभी वो इस जैसा ही कुछ सोच रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ, जिस किसी के पास भी तुम हो गए वो कभी अकेला हो ही नहीं सकता। ये कहकर इसने इसके शाने के साथ सर टिका लिया। और हाँ, वो दनियाल का टोन भी, जब तक मेरे साथ है मैं अकेली नहीं हो सकती। वो जैसे इसकी अपने लिए फ़िक्र को सोचकर महफूज होते हुए बोल रही थी। वो ऐसा ही है, सबके बिना किसी मकसद की परवाह करने वाला, दूसरों की खुशी में खुश होने वाला, और ख़ास कर जब कोई किसी बड़े मसले में हो तो अपनी जान की परवाह किए बगैर इनके मसाइल सुलझाने को दौड़ पड़ता है। वो वाक़ई में बहुत प्यारा लड़का है अरमान। जैसे इसकी कोई बात याद करके इसके बारे में कह रहा था। क्या इसने तुम्हारे किसी मसले को सुलझाया है? वो हैरानी से पूछ रही थी। नहीं, बस अक्सर मैं इसे दूसरों के मसाइल सुलझाते हुए देखता हूँ। और याद करो, इसने कैसे मुझे मम्मी-पापा के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था, जब इसने कहा था कि तुम मुझे जानती हो, और याद करते हुए मुस्कुराकर बोल रहा था। विलादा इसकी बात पर मुस्कुरा दी। हाँ, सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है इसे। ये कहकर वो चुप हो गई, और फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो इसे बहुत गौर से देखने लगी। क्या देख रही हो? वो हैरान हुआ। तुमसे एक बात कहूँ? वो स्पॉट से अंदाज में इसे अभी तक बगौर देखते हुए बोली। हाँ, कहो। वो अभी मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है। तुम मुस्कुराते हुए पहले से भी ज़्यादा प्यारे लगते हो। वो जैसे इसकी मुस्कुराहट में खोई हुई थी। मैं भी तुमसे एक बात कहूँ? विलादा ने इसकी बात पर आबरू चुकाकर जवाब मांगा। अरमान मुस्कुराते हुए इसके कानों के थोड़ा सा करीब आया। मेरी स्माइल सिर्फ तभी प्यारी होती है जब तुम मेरे साथ होती हो। विलादा इसकी बात पर झटका खाकर पीछे हुई और हैरानी से इसे देखने लगी। ये क्या सच कह रहे हो? वो ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई बोली। मैं झूठ सिर्फ ज़रूरत के वक्त बोलता हूँ। इसकी बात पर विलादा के चेहरे पर भी खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई। क्या तुम कल आओगे आंटी अंकल के साथ? नहीं, मैं आज लाहौर जा रहा हूँ। 2 दिन तक आ जाऊँगा। वो बेड पर से उठा। क्या मतलब, क्या अब भी जा रहे हो? वो वहीं पर बैठे-बैठे ताज्जुब से पूछ रही थी। हाँ, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख़्याल रखना। वो खिड़की खोलते हुए बोला। अरमान वो झटके से खड़े होकर इसके पास आई। इसके चेहरे पर हर परेशानी के असरात थे। वो वहीं पर खड़ा इसे सवालिया अंदाज में देख रहा था। कुछ नहीं, बस जल्दी आ जाना और ध्यान से जाना प्लीज़। अरमान ने इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। अच्छा, कुछ और भी कहना है? वो इसे बगौर देखता हुआ बोला। विलादा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाकर निगाहें झुका लीं। अरमान मुस्कुराया। खुदा हाफिज़, वो कहकर बाहर बालकोनी में आ गया। अल्लाह हाफिज़, वो भी इसी के साथ बाहर आ गई। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो जो रेलिंग के ऊपर चढ़ने ही लगा था, इसकी आवाज़ पर वापस मुड़ा। और भी कुछ कहना चाहती हो? वो अपनी दिलफ़रेब मुस्कुराहट लबों पर रोकते हुए बोल रहा था। अगर तुम चाहो तो सीधे रास्ते से भी जा सकते हो। इसके मासूमियत भरे अंदाज पर वो बेख्तियार हंस दिया। नहीं, मुझे उल्टे रास्ते से जाने की आदत हो चुकी है। ये कहकर वो रेलिंग के ऊपर चढ़कर साथ लगे दरख्त के ज़रिए बड़ी फिरती से नीचे उतर गया। विलादा वहीं पर दम साधे इसे जाता देखती जा रही थी। कुछ ही देर में वो इसकी निगाहों से ओझल हो चुका था। वो रेलिंग के पास ही खड़ी बहुत देर तक आसमान को देखकर मुस्कुरा रही थी। बाहर शाम ढल चुकी थी। बेल की आवाज़ पर वो फ़ौरन किचन से निकलकर बाहर आई और मेन डोर के पास रुककर एक लंबा सा सांस लेते हुए दरवाज़ा खोला। सामने नौशीन साहिबा और आफ़ताब साहब खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम, वो खुशी से कहती हुई उन दोनों के गले मिली। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। नौशीन साहिबा ने इसके माथे पर भरोसा दिया और हाथ में पकड़े ताज़ा सुर्ख गुलाब के फूलों से बिना गुलदस्ता इसे पकड़ाया। शुक्रिया आंटी। वो खुशदिली से गुलदस्ता थामे हुए बोली। आइए ना आप दोनों। वो मुस्कुराते हुए इन दोनों को अपने साथ लाउंज में लेकर आ गई। बैठे। वो गुलदस्ता सेंटर मेज़ पर रखती हुई बोली। आफ्ताब साहब सिंगल सोफ़े पर बैठ गए और वह दोनों इनके सामने पड़े टेबल सोफ़े पर बैठ गई। तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? आफ्ताब साहब बोले। नहीं, 2 कोलीग रहती हैं और घर की देखभाल के लिए आपा रहती हैं। वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। अच्छा, वो प्यार से बोली। उन्होंने आपा के बारे में कोई तफसील नहीं पूछी थी कि वो कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं या कहाँ मिली हैं। मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाऊँ इन्हें? नहीं, अभी कुछ देर रुक जाओ। वो मुस्कुराते हुए बोली। वैसे तुम कुकिंग कर लेती हो? वो प्यार से पूछ रही थी। मुझे तो लगता है कि कर लेती हूँ।
आज मैंने अपने हाथों से आप दोनों के लिए खाना बनाया है, खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। वो मुस्कुराते हुए बोली। ज़रूर बताएंगे, आफ्ताब साहब बोले। नौशीन साहिबा ने विलादा का हाथ थामा और वो जैसे वहीं पर ठंडी पड़ने लगी। विलादा, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? बेटी तो पहले से ही हो, लेकिन अब एक मज़ीद रिश्ता हमारे साथ जोड़ लो ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन जाओ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो इन्हें देखते हुए मुस्कुराई और हौले से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है आंटी, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर नौशीन साहिबा ने इसे अपने गले से लगाया। आफ्ताब साहब भी अपनी जगह से उठ गए तो वो भी सोफ़े पर खड़ी होकर इन तक चलती हुई आई और उनसे मिली। मुझे पता था कि तुम हाँ ही करोगी, उन्होंने मुस्कुराकर इसके माथे पर भौंसा दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन एकदम से इसे अपने घर वालों की शिद्दत से याद आई कि इसने बमुश्किल अपनी आंखों से आंसू को निकलने से रोका। इतनी देर में नौशीन साहिबा ने अपने बैग में से कीमती कंगनों का एक सेट निकाला। वो चूड़ियाँ देखते ही जैसे विलादा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये हमारे ख़ानदानी कंगन हैं जो मैंने अपने अरमान की बीवी के लिए संभाल के रखे थे। इसने सोफ़े पर वापस बैठते हुए वो कंगन उनके हाथों से थामे। शुक्रिया आंटी, वो मुस्कुराते हुए बोली। आंटी नहीं, मम्मी कहो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ अब। वो इसे इस कदर प्यार से बोली कि बेइख्तियार इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और मुझे भी आइंदा से अंकल नहीं बाबा कहोगी तुम, समझी? आफ्ताब साहब की बात पर इसने हौले से इस्पात में सर हिलाया। अब रोना नहीं मेरी जान, हम हैं ना तुम्हारे पास। नौशीन साहिबा ने इसके आंसू साफ किया और इसे अपने साथ लगा लिया। इतनी देर में लाउंज में रिदा दाखिल हुई। इन तीनों ने ही पीछे मुड़कर देखा। अस्सलाम वालेकुम, वो मुस्कुराकर अंदर आई और इन दोनों को सलाम किया। आफ्ताब साहब ने वहीं पर बैठे बैठे इसके सर पर हाथ फेरा और नौशीन साहिबा बाकायदगी से इसे गले लगाते हुए मिली। मैं विलादा की दोस्त हूँ, यहीं पर ही रहती हूँ। वो साथ पड़े सिंगल सोफे पर बैठकर बोली तो इन दोनों ने ही मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। फिर वो कुछ देर मज़ीद बातें करके डाइनिंग रूम में आ गए। आपा ने इन सब के लिए खाना लगाया। इतनी देर में अलीना भी आ गई। फिर इन सब ने मिलकर खाना खाया। तुमने बहुत मज़े का खाना बनाया है विलादा, वाकई में मैं तुम्हारी कुकिंग से बहुत इंटरेस्ट हुई हूँ। आफ्ताब साहब बिरयानी की चम्मच मुंह में डालते हुए बोले। मैं भी यही कहने वाली थी। लगता है मेरी दोनों बहुओं के हाथ में बहुत टेस्ट है। इनके बोलते ही रिदा और अलीना ने इनको गौर से देखा और फिर एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखने लगी। थैंक यू, वो मुस्कुराकर बोल रही थी। खाना खाने के फ़ौरन बाद उन लोगों ने एक साथ चाय पी जो आपा ने ही इनके लिए बनाई। अच्छा बेटा, अब हमें इजाज़त दो, आज तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर बहुत मज़ा आया। वो दोनों इस वक्त लाउंज में अपनी चाय ख़त्म करते हुए बोले। मुझे भी आपके साथ बातें करने में बहुत मज़ा आया। वो इन्हीं के साथ सोफ़े पर से उठ गई। कल या परसों मैं तुम्हारे घर आऊँगी, फिर इकट्ठे शॉपिंग पर चलेंगे। हमारे जाने में चंद ही दिन रह गए हैं, इससे पहले ही हम लोग तुम दोनों की शादी कर देना चाहते हैं। वो लोग चलकर लाउंज से बाहर आए थे जब नौशीन साहिबा इससे बोल रही थी। इनकी बात पर इसने हौले से सर मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। वो मेन डोर के पास पहुंचकर उनसे मिली। आफ्ताब साहब ने अपनी कमीज़ की जेब से 5,000 के कुछ नोट निकाले और इसकी तरफ बढ़ाए। नहीं, मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं ले सकती। वो फ़ौरन इनका हाथ अपनी जेब बढ़ता देकर बोली। ले लो बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम लोगी तो। वो मुस्कुरा कर बोले तो इसने शुक्रिया कहते हुए पैसे थाम लिए। फिर वो इन दोनों से बारी बारी मिली। अपना ख्याल रखना, आफ्ताब साहब ने मुस्कुराकर कहा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, वो बोली। फिर इन दोनों को खुदाफिज कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस मुड़कर लॉन्च में आई। रिदा और अलीना वहीं सोफ़ों पर अपनी टांगें फैलाए जैसे इसके अंदर आने की मुंतज़िर थी। सब कुछ अभी और इसी वक्त हमें बताओ। रिदा दौड़ती हुई इसके पास आई और इसे अपने साथ सोफ़े पर बिठाकर पूछने लगी। इसने एक गहरी सांस अंदर खींची और इन्हें मुख्तसर सा कहकर इन दोनों के बारे में और अपने रिश्ते के बारे में बताने लगी। रात के तकरीबन 10 बजे वो अपने दोनों बाजू फैलाए लाउंज में ज़मीन पर बैठी सोफ़े के साथ टेक लगाए मेहंदी लगवा रही थी जब इसके साथ कुशन पर पड़े फ़ोन पर बेल बजने लगी। लाउंज में इस वक्त वो चारों बैठी हुई थी। नौशीन साहिबा ने इसके लिए शहर के सबसे महंगे पार्लर से मेहंदी लगवाने के लिए 2 लड़कियां बुलवाई थी। ये फ़ोन उठाकर मेरे कान के साथ लगा दो प्लीज़ आइला, वो अपने हाथ पर मेहंदी लगाती लड़की को कहते हुए बोली। लाउंज में डेक पर हल्की आवाज़ में गाने लगे हुए थे। हाँ आइला, जल्दी जल्दी लगाओ फ़ोन, वरना दुल्हन साहिबा की हालत नाजुक हो जाएगी। सहर जो कुर्सी पर बैठी एक ब्यूटिशियन से अपना फेशियल करवा रही थी, शरीर लहजे में बोली। विलादा ने इसे आंखें निकाली। आइला ने फ़ोन उठाकर इसके कान से लगाया।
हेलो। वो फ़ोन अपने शाने और कानों के दरमियान रखे हुए थी। कैसी हो? फ़ोन में से इसकी हमेशा की तरह की खूबसूरत आवाज़ आई। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो अपनी मुस्कुराहट सबके सामने दबाती हुई बोली। मैं भी बिल्कुल ठीक। क्या कर रही हो? वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। अभी अभी तुम्हारे घर की सफाइयाँ करवा कर आया हूँ और उस्मान के कमरे में काउट्स की सेटिंग भी करवा दी है। अब कुछ मेहमानों के साथ बैठा हूँ, वो बोल रहा था। तो फिर कल का क्या प्लान है? वो शरीर लहजे में बोली। इतना खास तो कुछ नहीं, बस खुद को तुम्हारा शौहर बनाना है। और इसके बाद पर विलादा का चेहरा हंसी को मुंह में दबाने से सुर्ख हो गया। तुम भी हद करते हो, वो बस यही कह सकी। वैसे तुम क्या कर रही हो? फ़ोन के अंदर से इसकी मुस्कुराती हुई आवाज़ आई। मेहंदी लगवा रही हूँ। वो आहिस्तगी से इसके साथ बातें कर रही थी। तो ऊंचा बोलो ना, सब बैठे हैं, इसने सरगोशी में कहा। ये तुम मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो? भाई ऐसे बोलो कि थोड़ा सा सब्र कर लें, फिर जितनी भी बातें करनी है कर लीजिएगा। सहर इतना ऊंचा बोली कि इसे फ़ोन के अंदर तक बहुत सफाई से सारी बात समझ में आ गई। ये सहर है ना? इसे अरमान की आवाज़ आई। हाँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, फिर तुम इंजॉय करो। वैसे भी कल के बाद तो फिर हम एक ही हो जाएंगे ना। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वो शरारत से बोली। तुम्हें कल का इंतज़ार है ना? बेसब्री से अरमान के सवाल पर वह सच कहे बिना ना रह सकी। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। फिर इसने भी खुदा हाफिज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वैसे क्या कह रहे थे भाई? सहर रिदा को आंख मारते हुए बोली। नहीं बता सकती, बहुत प्राइवेट बातें हैं। यकीनन आई लव यू ही कह रहे होंगे, लेकिन इसमें प्राइवेसी की क्या बात है? सहर इसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। नहीं जी, आई लव यू कहना तो बच्चों की बातें हैं। वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए शरीर लहजे में बोली। तुम भी बहुत तेज़ हो, ना बताओ मेरी तरफ से, वो बोली। वैसे असद भाई कहाँ पर हैं? बहुत दिन हो गए हैं इन्हें नहीं देखा। इसके बाद वह सैर हैरान हुई। वो तो 15 दिन की छुट्टी पर घर में ही हैं। अब तो एक हफ्ता हो गया है। इसकी बात पर विलादा ने लाइल्मी से शाने चुकाए। कल मैं सुबह सुबह ही तुम्हें यहाँ से पिक करने आ जाऊँगी, फिर इकट्ठे ही तुम्हारे घर चलेंगे। मम्मी और पापा कुछ देर के बाद आएंगे। सहर बोली तो इसने इस बात में सर हिलाया और अपनी निगाहें अपने बाजू पर लगी मेहंदी के डिज़ाइन पर मरकूज कर ली। इतनी देर में अलीना इन सब के लिए आइसक्रीम लेकर आ गई। रात के तकरीबन 12 बजे ब्यूटेशंस अपना काम ख़त्म करके ड्राइवर के साथ वापस चली गईं। इतनी देर में दनियाल भी आ गया। फिर वो और सहर रात के तकरीबन 4 बजे तक अपने घर गए और वो नमाज़ पढ़ने के बाद अपने कमरे में। नींद इसे हमेशा की तरह ही बेड पर लेट जाने के बाद बहुत देर बाद आई। वो शाम के वक्त आसमान के कमरे में बैठी हुई थी। इसने गहरे सुर्ख रंग की मैक्सी पहन रखी थी जिस पर सिल्वर सितारे का कीमती मगर हल्का सा काम किया गया था। मैक्सी के साथ मैचिंग चूड़ीदार पजामा था। इसके साथ का दुपट्टा गहरे नीले रंग का था। साथ में कीमती डायमंड का नाजुक सा नेकलेस था और एक खूबसूरत कीमती सा टीका जिसमें छोटा सा सुर्ख रूबी जुड़ा था इसके माथे पर सजा था। इसके सामने निकाह की फ़ाइल पड़ी थी। कांपते हुए हाथों से वो इस फाइल के अवराक पर साइन करती जा रही थी। इसकी आंखें आंसू की वजह से धुंधली हो चुकी थी। आज जैसे इसकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हो रहा था, खुशियों से और मुस्कुराहटों से भरा बाब। साइन करते ही असद मौलवी को लेकर बाहर चला गया। सोफे पर इसके बिल्कुल साथ ही अहद की बेटी फातिमा चिपक कर बैठी हुई थी। सबसे पहले नौशीन साहिबा ने इसे अपने साथ लगाया तो वो जैसे हलक उठी। कितनी जल्दी ज़िंदगी ने नया रुख मोड़ लिया था, ऐसा मोड़ जो कि इसकी ज़िंदगी की मनफी उम्मीदों के बरक्स था। अब की बार इस्मा साहिबा ने आकर इसे अपने साथ लगाया। सदा खुश रहो मेरी जान, इस्मा साहिबा ने इसके माथे पर बोसा दिया। फिर हारून साहब इससे मिले। इसके बाद बारी बारी सहर, मलिहा, रिदा, अलीना और आपा से आकर मिली। अब की बार मेज़ के पास दनियाल खड़ा था। विलादा ने निगाह उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में सुर्खी थी जैसे अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा हो। विलादा ने इशारे से इसे अपने पास बुलाया तो वो मुस्कुराता हुआ इसके पास काउच पर आके बैठ गया और शायद पहली बार इसने इसे अपने साथ लगाया था। मुबारक हो विलादा, आप हमेशा खुश रहें। ज़िंदगी में आप कोई भी तकलीफ़ या परेशानियाँ आपको छू कर भी ना गुजरे और चाहे जो भी हो जाए आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। वो इसकी बात पर खुशी से मुस्कुराई। फिर वो वहाँ से उठ गया। सहर, रिदा और अलीना के अलावा जो कोई भी वहाँ पर मौजूद था सब अरमान के घर इसके निकाह के लिए चले गए। कुछ देर में दनियाल वापस निकाह की मुबारकबाद लेकर आया। फिर सहर और दनियाल इसे लेकर घर की पिछली तरफ बने लॉन में आ गए जहाँ पर खाने की
अरेंजमेंट की गई थी। लॉन तो वो देख ही रही थी। इसकी चारों दीवारों को जैसे लाइटिंग ने चार चांद लगा दिए थे। वहाँ पर नफासत से 5 मेज़ सजे हुए थे और एक दीवार में पड़ा हुआ था। आज अरमान लोगों की तरफ से चंद करीबी रिश्तेदार ही मधु थे, सो कल मिलाकर वहाँ पर 20 से 25 लोग ही थे। वो शहर के साथ दीवान पर आके बैठ गया और एक निगाह अपने घर के लॉन पर दौड़ाने लगी। दूर इसे अपना वो लकड़ी का बना सीक्रेट क्लब दिखाई दिया और जैसे वो हसरत और तकलीफ से मुस्कुराई। अरमान के घर वाले भी तकरीबन आ ही चुके थे। ये सारा का सारा अरेंजमेंट हारून साहब और आफ्ताब साहब ने मिलकर करवाया था। वो अभी तक भी बहुत हैरान थी कि कैसे कैसे रास्तों पर खुदा अजनबियों को अपना बना देता है। सब अपनी अपनी जगहों पर आके बैठ गए, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था जिसका इसे बेसब्री से इंतज़ार था। दीवान पर भी फातिमा इसे के साथ बैठी अपनी तोतली ज़ुबान से बातें करने की कोशिश कर रही थी और वो मुस्कुराती हुई इसकी बातों का जवाब दे रही थी। वहाँ पर बैठा हर एक बंदा बेतहाशा तारीफ़ें इसकी कर रहा था। सब इसके पास आकर इसे मुबारकबाद दे रहे थे। फिर बात करते हुए इसकी निगाह सामने पड़ी जहाँ पर नेवी ब्लू शलवार कमीज़ में मलबूस अरमान अहद और असद के साथ बातें करता हुआ आ रहा था। इसने जैसे इसे दूर से ही देख लिया था और मुस्कुराते हुए वो इसके पास आ गया। वो किस कदर डैशिंग और हैंडसम लग रहा था, कोई इससे पूछता। फातिमा को उठाकर अपनी गोद में बिठाता हुआ वो इसके बिल्कुल साथ बैठ गया। कैसी हो? वो इसे देखे बिना सामने देखता हुआ बोला। ठीक। वो भी मुख्तसर सा बोली। पता नहीं क्यों लेकिन वो अपनी निगाहें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। सामने बड़े शीशे के मेज़ पर इनके लिए खाना लगाया जा रहा था। इतनी देर में सहर भी इसके साथ पड़े सिंगल सोफे पर आके बैठ गई। फिर वो दोनों आपस में मज़ीद बातें ना कर सके।